हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू लिटरेट क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जॉन गाल्सवर्दी पे। जॉन गाल्सवर्दी अपने आप में बहुत ही डिफरेंट टाइप के राइटर रहे हैं और आपको यूनिवर्सिटी सिलेबस में तो ये नहीं उतना देखने को मिलते हैं। बट अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें लाइक स्टेट टीजीटी पीजीटी, तो उसमें जॉन गाल्सवर्दी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या नेट की भी बात कर लो तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम इनके लाइफ के बारे में, इनके एकेडमिक करियर के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में, बेसिकली फोकस हमारा वर्क्स पे रहेगा, उस पे करेंगे। फिर इनके रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे जिसमें हम इनके जो मेन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ में मेजर और माइनर वर्क्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जॉन गाल्सवर्दी। तो गाल्सवर्दी का बर्थ 1867 में हुआ है। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइटर राइटर रहे हैं। तो नॉवेल्स भी इनके हैं और प्लेज भी हैं इनके। बट ये अगर फेमस कहे जाओ तो वो अपने प्लेज के लिए है, अपने ड्रामा के लिए है। 14 अगस्त 1867 थेम्स के पास एक जगह है किंगस्टन, इंग्लैंड में, वहाँ पे ये उनका बर्थ हुआ। और ये काफ़ी वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ने का या वो एक आपको एक माहौल मिला हुआ है। और इन्होंने ऑक्सफोर्ड से लॉ की पढ़ाई की है, बट इन्होंने कभी लॉयर एज ए लॉयर प्रैक्टिस नहीं किया है, और वो राइटिंग की तरफ। तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि राइटिंग से पहले जॉन गाल्सवर्दी का प्रोफेशन क्या था, तो वो एक लॉयर थे, बट उन्होंने कभी उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं किया। अगर हम इनके बारे में और बात करें तो ये किस एज से पहले बिलोंग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये टीन एज में देखने देखने को मिलेंगे। इनके वर्क्स जो है आपको टीन एजेस में देखने को मिलते हैं। नाउ 1867 में इनका बर्थ है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लेट विक्टोरियन एरा में ये आ जाएंगे। तो अर्ली जो इनके वर्क्स रहते हैं वो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं विक्टोरियन एज में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वगैरह चल रहा था, यानी कि साइंस प्रोग्रेस कर रहा था और क्लास डिवीजन चल रहा था, जो कि आपको डिकेंस के नॉवेल्स में देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर एडवर्डियन एज जो कि 1901 से 1910 के बीच में है, यहाँ पे इनका लिटरेरी एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स आते हैं जो कि पब्लिश्ड होते हैं, वो आपका 1910 से 1936 के बीच में ही मेन इनके जॉर्जियन एज में इनके वर्क्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। ना अगर इनके राइटिंग टेक्निक्स वगैरह की बात करें या इनके थीम्स की बेसिकली बात करें, तो इनके नॉवेल्स जो है वो काफ़ी रियलिस्टिक और नेचुरलिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। हाँ, लाइक अब यहाँ पे नेचर जो है रोमांटिक एज वाला नेचर नहीं है, नेचर ह्यूमन बिहेवियर की बात है कहीं ना कहीं। सोशल इशूज पे इनका फोकस रहता है, क्लास में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और एरिस्टोक्रेसी में जो डिक्लाइन आ रहा है, मतलब लोग जो है अब कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड हो जा रहे हैं। ये सब चीजें आपको जॉर्जियन एज में, पोस्ट विक्टोरियन एज में आपको देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद चीजें काफी ज्यादा अलग होती हैं। जो एक कह लो मोनार्की वगैरह चल रहा होता है, उससे लोगों का काफी ज्यादा उसमें से लोग बाहर निकलते हैं और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ से एरिस्टोक्रेसी का डिक्लाइन हो रहा है, थोड़ा डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है। तो ये सब चीज़ों का दौर चल रहा होता है, और इन्हीं चीज़ों को कहने के कंटेम्प्रेरी सोशल इशूज़ हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, इन सब सभी चीज़ों के ऊपर गाल्सवर्दी के नॉवेल्स और प्लेज़ आपको देखने को मिलते हैं। अगर इनके लिटरेरी करियर की बात करें तो इनका फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क जो है वो कौन-सा है? फ्रॉम द फोर विंड्स, 1897 में आया है, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़। तो ये शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं, ये जानेंगे हम लोग। अब पहला है इनका क्या, फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क की बात करेंगे अगर हम, तो वो क्या है, फ्रॉम द फोर वे 1897 में। और ये क्या है, कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। नाउ इनके बारे में एक और नाम जानते रहेंगे, इनसे रिलेटेड एक और भी फैक्ट है, वो क्या है, द अर्ली नॉवेल्स पब्लिश्ड अंडर द सुडोनिम। सुडोनिम क्या होता है कि हम एक अपने नाम से नहीं, हम एक पेन नेम इसको बोलते हैं, पेन नेम भी कह सकते हो। या हम जब क्या होता है कि जब हम अपने वर्क्स को अपने नाम से ना करके किसी और नाम से या एक ऐसे काल्पनिक नाम से कह लो, जब हम लिखते हैं तो उसी को सुडोनिम कहते हैं। गाल्सवर्दी जो है, जॉन गाल्सवर्दी, वो पहले जो अपने वर्क्स लिखते हैं वो जॉन सिंह जॉन नाम से लिखते हैं। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनके पेन नेम का नाम बताना है जॉन गाल्सवर्दी के, या उनका पेन नेम क्या है। ओके, इसमें नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं। यूजीसी का जो सीयूईटी है उसमें भी, पीजी वाले में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये आपको मिल जाता है ना। इनका पहला जो ओरिजिनल इनके नाम से, मतलब जॉन गाल्सवर्दी के नाम से जो पहला वर्क पब्लिश हुआ है वो इधर आइलैंड फेरेसिस 1904 में आया हुआ है। नाउ दिस इज द हिज फर्स्ट वर्क अंडर हिज नेम। नाउ हिज फर्स्ट लेंथी नॉवेल कह लो कि पूरा एक फुल फ्लेज नॉवेल जो है वो 1898 में आया था। और ये पेन नेम, ये जॉन सिंह जॉन के नाम से आया था, वो था जोसलिन। नाउ फर्स्ट प्ले की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉवेल इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आप जानते रहोगे। ये फैक्ट्स बेसिस क्वेश्चंस जो आते हैं उन पे आपको ये पकड़ होनी चाहिए।
कौन-सा पहला नॉवेल है, कब पब्लिश हुआ है, ये सब चीज़ें, उसका सबटाइटल अगर है तो क्या है, उसमें मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, तो ये जैसे सिल्वर बॉक्स है, तो ये हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल सिल्वर बॉक्स में, तो ये सब चीज़ों पे हम लोग कवर करेंगे। तो सिल्वर बॉक्स इनका पहला प्ले रहा है 1906 में। नाउ इनको रिकॉग्निशन किस वर्क से मिला है, तो वो है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, 1906 में आया था और इनका एक ट्रिलॉजी है, फोर्थ साइड सागा करके, द फोर्थ साइड सागा। उसमें एक पहला जो वर्क है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ से इनको क्या है कि एक तरीके से रिकॉग्निशन मिलता है, पॉपुलैरिटी गेन करते हैं। एक्चुअली जो द फोर्थ साइड सागा है, ट्रिलॉजी, इसमें क्या है कि ब्रिटेन का या इंग्लैंड का जो एरिस्टोक्रेट फैमिली है, उसका कैसे डिक्लाइन हो रहा है या उसमें क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो इंग्लैंड में वहाँ पे उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग एरिस्टोक्रेट ही थे। तो ये लोग या कह सकते हो ना जो बिज़नेस क्लास टाइप समथिंग कह लो आज के समय में जिसको हम कहते हैं, जिनके पास मैक्सिमम पैसे होते हैं स्टेट के, तो उनको कहते हैं हम। तो उससे रिलेटेड नॉवेल है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ये ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ द फोर्थ साइड सागा। तो उसमें का जो पहला वर्क था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, वहाँ से इनको रिकॉग्निशन गेन हुआ, पॉपुलैरिटी गेन करना उन्होंने शुरू किया। ओके, नाउ अब ये अपने प्लेज़ और ट्रिलॉजी के लिए जाने जाते हैं। ओके, इनकी 3 ट्रिलॉजीज़ का नाम आप जानते रहोगे, द फोर्थ साइड सागा, अ मॉडर्न कॉमेडी, द एंड ऑफ द चैप्टर। तो ये 3 इनके मेन ट्रिलॉजीज़ हैं। उसमें क्वेश्चन पूछ देगा 4 एक 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा इसमें से कौन-सा ट्रिलॉजी नहीं है। तो ये तीनों का नाम आप जानते रहोगे। नाउ अब इनके ड्रामास की बात करें तो एज अ ड्रामेटिस्ट ही बिकम नोन फॉर द प्लेज विद अ सोशल मैसेज। मतलब इनके प्लेज में क्या मिलता है आपको, एक सोशल मैसेज मिलता है। एमंग अदर थीम्स की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रगल ऑफ वर्कर्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो जब हम इनके स्ट्राइव जो वर्क है इनका, उसमें हम देखते हैं कि वर्कर्स के स्ट्रगल की बात हो रही है, उनके ऊपर जो एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात थी, विक्टोरियन एज में ही थे कहीं ना कहीं, उसके बाद अभी एज में वैसा ही चीजें चल रही होती हैं, तो कितना ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है वर्कर्स को। हाँ, जैसे डिकन्स ने दिखाया है, वैसे ही इसमें उन्होंने उनके स्ट्रगल को कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट किया है अपने प्लेज़ में। फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिज़न, ओके, प्रिज़न्स में जो लोग रह रहे हैं, उनका क्या स्थिति है। फिर वुमेन के रिप्रेशन की बात है, जो फिर पैट्रियोटिज़्म की बात है, ठीक है? जिसको जिग्नोइज़्म कहते हैं, मतलब एक सूडो पैट्रियोटिज़्म, तो वैसा कुछ उस चीज़ को भी इन्होंने रिफ्लेक्ट किया अपने वर्क्स में। फिर पॉलिटिक्स और मोरालिटी पे जो वॉर चल रही है, उन सब चीज़ों पे इन्होंने ये काफ़ी कुछ किया है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्लेज़ और नॉवेल्स लिखे हैं। ना थीम्स जैसा कि हमने पहले भी बात किया, बार-बार वो कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट और मोरल वैल्यूज़ के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है इनका। और इनके नॉवेल जो होते हैं काफ़ी रियलिस्टिक होती है। इमेजिनेशन जो कि इससे पहले आपको रोमांटिक एज में देखने को मिलता है, वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। काफ़ी सिम्पैथिक वे में पोर्ट्रेयल करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी और सोसाइटी को, इन सब चीज़ों को करके देखते हैं। फिर प्रिज़न रिफॉर्म्स पे भी बात है इनका, एनिमल राइट्स के लिए भी ये बात करते हैं। तो गाल्सवर्दी ने काफ़ी एक कह लो कि वाइड रेंज को कवर किया है। जिसमें सोशल जस्टिस की बात है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात है, मोरल वैल्यूज़ की बात है, रियलिज़्म चल रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, प्रिज़न रिफॉर्म्स के ऊपर, एनिमल राइट्स के ऊपर, सभी चीज़ों पे इन्होंने इनके वर्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ना कुछ अवार्ड्स और ऑनर्स भी इनको मिले हुए हैं। लाइक इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो भी 1932 में। ओके, और किस लिए मिलता है नाउ, ये चीज़ ध्यान देना कि नोबेल प्राइज़ किसी वर्क के लिए नहीं मिलता है। नोबेल प्राइज़ ने आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में। और वो कंट्रीब्यूशन किसी थीम के फॉर्म में हो सकता है या कोई एक नया आपने स्टाइल लेकर आया है, लाइक सपोज कि आपने कोई एक अलग से एक राइटिंग स्टाइल लेकर आया, या कोई थियरी लेकर आया आपने लिटरेचर में, लाइक डीकंस्ट्रक्शन हो गया या कुछ ऐसा। तो ये जब हम ऐसा कुछ नया देते हैं लिटरेचर को, तो उसी को हम लोग क्या नोबेल प्राइज देते हैं। तो किसी वर्क को नहीं मिलता, पर्टिकुलर वर्क को नहीं मिलता। तो यहाँ पे आपसे देखो 3 तरीके के क्वेश्चन निकल के आ रहा है। क्या उनको नोबेल प्राइज मिला है कि नहीं मिला है? तो हाँ, मिला हुआ है। कब मिला है? 1932 में। किस लिए मिला है? तो डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नैरेशन, ठीक है? एक अलग तरीके का नैरेटिव टेक्निक इन्होंने यूज़ किया है, इस वजह से इनको मिला हुआ है। नाउ फॉकनर की बात करें तो उन्होंने वॉर वगैरह की बात की है, तो उसके ऊपर मिला हुआ है। नाउ ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेन इंटरनेशनल। तो ये पेन इंटरनेशनल क्या है? 1921 में इसका हुआ। तो यहाँ पे देख लो कि पेन इंटरनेशनल इज़ अ वर्ल्ड वाइड ऑफ राइटर फाउंडेड इन लंदन 1921 टू प्रमोट फ्रेंडशिप, इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन अमंग्स राइटर्स एवरीवेयर, ठीक है? तो ये एक मतलब एक कह लो कि एक फाउंडेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन था, पेन इंटरनेशनल, जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो राइटर्स हैं, वो आपस में मिलेंगे, बात करेंगे और एक कहते हैं ना कि अपने थॉट्स को शेयर करेंगे। और ये 1921 में ये बना था। नाउ पेन का मतलब क्या होता है? तो पेन तो वैसे लिखने वाला भी होता है, वैसे यहाँ पे पेन का मतलब है पोएट, एसेइस्ट और नॉवेलिस्ट, जिसको बाद में चेंज करके पोएट्स, प्ले राइटर, एडिटर्स, एसेइस्ट, नॉवेलिस्ट, ठीक है, सभी कर दिया गया। और इसके इसमें अवार्ड्स वगैरह भी दिए जाते हैं, जो बढ़िया नॉवेल वगैरह लिखे जाते हैं तो। उसके पहले प्रेसिडेंट रहे हैं ये। हुँ, नाउ
इन्होंने नाइटहुड लेने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में लिया। तो आपके लिए ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको इनके ऊपर अवार्ड्स और ऑनर्स की बात है ये। नाउ मेजर वर्क्स की बात करें तो गाल्सवर्दी ने 20 नॉवेल्स लिखे हैं और 28 कंप्लीट प्लेज लिखे हुए हैं। उसके साथ ही इन्होंने 5 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखा है, शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखा है। देन 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री भी लिखा हुआ है, 11 वॉल्यूम्स ऑफ एसेज भी लिखा हुआ है एंड स्केचेस, ओकेजनल स्टोरीज एंड पैम्फलेट्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अनपब्लिश्ड एसे एंड स्केचेस। तो मिला जुला के आप देख सकते हो कि इन्होंने काफी कुछ चीजें लिखी हुई हैं। मतलब एक तरीके से हर एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर को इन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो प्लेस के ऊपर रहेगा, क्योंकि ये अपने प्लेस के लिए ही जाने जाते हैं। साथ में हम कुछ इनके नॉवेल्स को भी डिस्कस करेंगे। नाउ नॉवेल्स की बात करें हम अगर, तो इनको हम 5 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं इनके नॉवेल्स को। तो पहला पीरियड आता है जो स्टार्टिंग फेज है इनका, 1898 से 1900 में इनके 2 वर्क्स आते हैं, जोसेलिन जो कि इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट नॉवेल है। विला रूबियन 1900 में आता है। ओके। नाउ सेकंड पीरियड में आप देख रहे हो 1901 से 1909 तक। ये इस नॉवेल्स को हम लोग क्रिटिकल नॉवेल्स भी कहते हैं। इसमें आपको देख सकते हो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, फोर्टसाइट सागा का जो पहला नॉवेल है वो यहीं पे आया था। द कंट्री हाउस है, द फैटर्निटी है, ये नॉवेल्स आपके सेकंड पीरियड में। थर्ड पीरियड में आपके 6 नॉवेल्स आते हैं, इनको लिरिकल या वॉर टाइम भी कहते हैं। तो इसमें देख लो ये इतने नॉवेल्स आते हैं। फोर्थ पीरियड है, फोर्थ साइड नॉवेल्स भी इनको कहते हैं। इसमें फोर्थ साइड से रिलेटेड कई वर्क्स आते हैं जिसको हम लोग आगे स्लाइड्स में देखते हैं। ओके। सेम विद द फिफ्थ पीरियड ऑल्सो। तो टोटल इन्होंने 20 नॉवेल्स लिखे हुए हैं। नाउ प्लेस की अगर हम बात करें तो इनके कई प्लेस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक पहला ही द सिल्वर बॉक्स, ओके, जिसमें क्लास डिवीजन की बात है, स्ट्राइप है, जस्टिस है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्लेस रहे हैं। इनके जिनको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। द स्किन गेम है, ओके, लॉयल्टीज है, स्केप है, सिल्वर स्पून है। तो ये सभी प्लेस अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं और हम मैक्सिमम वर्क्स को इनको डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। हुँ। ट्रिलॉजीज़ की बात करें तो फॉरसाइट ट्रिलॉजी इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फ़ेमस भी है। तो ये ट्रिलॉजी इन्होंने 1906 से लिखना स्टार्ट किया और 1921 तक इन्होंने लिखा। तो बेसिकली पहला जो नॉवेल आया इनका इसमें 1906 में आया, बाकी जो चीज़ें आती हैं वो 1918 से लेके 1920 के बीच में आती हैं। तो बीच में काफ़ी लंबा गैप भी रहा है, लेकिन जब पहला लिखा गया तो वहीं से हम मानेंगे। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पहला नॉवेल रहा उसमें, फर्स्ट बुक है वो। इन चैंसरी दूसरा है, टू लेट तीसरा। ओके, इन तीनों का नाम याद रखोगे। इसके साथ नॉवेल्स के साथ कुछ इंटरलूड्स, इंटरलूड्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज कह लो या नोवेला टाइप रह सकता है। छोटे छोटे एपिसोड्स टाइप में रहे हैं, तो वो इंटरलूड्स, 2 इंटरलूड्स हैं। तो टोटल 5 इसमें वर्क्स थे फोर्थ साइड सागा में। ओके, और जिसमें से 3 आपके नॉवेल्स हैं और 2 इंटरलूड्स हैं। इस चीज को याद रखेंगे। द इंडियन समर ऑफ अ फोर्थ साइड अवेकनिंग, ये दोनों इनके इंटरलूड्स हैं। हाँ, इसमें फैमिली और उनके कनेक्टेड लाइफ्स की बात है। हाँ, काफ़ी फेमस जैसे होता है ना कि जिसके नाम पे उस एरिया का नाम पड़ा हुआ है, पोनिनिमस उसको बोलते हैं, ठीक है? तो वो एक काफ़ी रिनाउंड फैमिली है वहाँ की, उसके नाम पे। द सागा क्रॉनिकल्स दैट द लाइव्स ऑफ 3 जनरेशन ऑफ अ लार्ज अपर मिडल क्लास फैमिली एट टू टर्न ऑफ द सेंचुरी। ठीक है? उस समय के समय में जो अपर क्लास रहती थी, उसके ऊपर ये आपको ट्रिलॉजी मिल जाती है। हुँ। दूसरी ट्रिलॉजी है अ मॉडर्न कॉमेडी, जो कि 1921 में एक बुक के फॉर्म में आई। उससे पहले उसमें जो तीनों नॉवेल्स हैं, पहला है द मंकी, द सिल्वर स्पून, और इनका एक सिल्वर बॉक्स प्ले है, द सिल्वर बॉक्स। हाँ, याद रखना है इस चीज को। द सिल्वर बॉक्स एक प्ले है और द सिल्वर स्पून एक नॉवेल है। 1926 में सॉन सॉन्ग, 1928 में इसमें भी 2 इंटरलूड्स हैं, अ साइलेंट वूइंग एंड पासर बाय। तो ये आपका दूसरा ट्रिलॉजी है। तीसरे ट्रिलॉजी की बात करें तो हम एंड ऑफ द चैप्टर 1934 में है। इसमें 3 नॉवेल्स हैं, इंटरलूड्स नहीं है। मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग विल्डरनेस एंड रिवर, ओरिजिनली ओवर द रिवर करके है। तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लिया जाए तो ये वही क्लास सिस्टम और अदर सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, और उसमें इनका स्ट्राइप, द स्किन गेम, जस्टिस, लॉयल्टीज, एस्केप और बैम्बी, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिन प्लेस में इन्होंने इन सब इश्यूज को डिस्कस किया हुआ है। नाउ गाल्सवर्दी लव ट्रैवलिंग, ठीक है, गाल्सवर्दी को ट्रैवलिंग पसंद था, और इन्हीं एक ट्रैवलिंग में ये जोसेफ कॉनराड से मिलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट है। ही इज व्यूड एज वन ऑफ द फर्स्ट राइटर ऑफ एडवर्डियन एरा who challenged some of the ideals of society depicted in the preceding literatures of Victorian England। तो विक्टोरियन इंग्लैंड में जो कुछ प्रॉपर्टीज सोसाइटी की दी हुई हैं, जो सोसाइटी में जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, उसको इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन करने का, चैलेंज करने का काम किया। तो ये पहले वैसे राइटर थे जिन्होंने सोशल इशूज जो कि उस समय उस पर ध्यान नहीं देते थे, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रेक करने का काम किया। द डिपिक्शन ऑफ वुमेन in an unhappy marriage furnishes another recurring theme in his work।
तो वुमेन जो है कि अनहैप्पी मैरिज में है, कैसे चल रहा है, उसके ऊपर भी इनका फ़ोकस रहा, उनके प्लेज़ में या उनके नॉवेल्स में। लाइक उसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फोर्साइट सागा में एरिनी नाम की एक है या एडा पार्सन करके है। तो ये आपको देख सकते हो कि उनके प्रीवियस मैरिज में चीज़ें नहीं थी। तो मतलब एक अनहैप्पी मैरिज के कॉन्सेप्ट को भी ये अपने नॉवेल्स में, अपने वर्क्स के थ्रू दिखाते हैं। नेक्स्ट है, गाल्सवर्दी अपने वर्क से प्रिजन रिफॉर्म, वुमेन राइट्स, एनिमल वेलफेयर और अगेंस्ट सेंसरशिप, इन सब के मुद्दों पे भी बात करते हैं। ही इज अ सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को इन्होंने सपोर्ट किया है, ये बात याद रखना कि वेदर ही सपोर्टेड और नॉट। और ये डेली न्यूज, द डेली न्यूज करके एक न्यूज़पेपर था, उसमें ये आर्टिकल्स भी पब्लिश करते थे। और 1914 में इन्होंने क्या कहा था कि ऑन वॉर जर्मनी टू प्रोटेक्ट बेल्जियम। हाँ, तो वो इसलिए वॉर पे कह रहे थे कि जर्मनी के ऊपर भी वॉर कर देना चाहिए था, क्योंकि वो बेल्जियम को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये कहीं न कहीं वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट भी कर रहे थे। हाँ, नाउ कुछ क्रिटिकल कोट्स गाल्सवर्दी के वर्क्स को लेके या उनके ऊपर किए गए हैं और कुछ फेमस राइटर्स ने किए हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी-कभी पूछ देता है कि गाल्सवर्दी को लेकर ये किसने बोला है, लाइक कि मिस्टर गाल्सवर्दीज़ वर्क रिप्रेजेंट द ट्वाइलाइट ऑफ द विक्टोरियन ट्रेडिशन वेयर द मोरल कॉन्साइंस इज शार्प, yet the artistic vision remains conservative। तो ये कि ये जो विक्टोरियन ट्रेडिशन है उसके डाउनफॉल के समय उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनका जो मोरल कॉन्साइंस है काफ़ी शार्प रहता है, लेकिन इनका जो आर्टिस्टिक विज़न रहता है, जो लिखने का तरीका है वो काफ़ी कंज़र्वेटिव है। तो ये गाल्सवर्दी को लेके कौन बोलता है? वर्जीनिया बोलता है। एक मॉडर्न फेमिनिस्ट राइटर है। ई.एम. फॉस्टर हैं, वो गाल्सवर्दी को लेकर क्या बोलते हैं कि गाल्सवर्दी इज़ अ मोरलिस्ट एट हार्ट, chronicling the decline of the upper class with precision and sympathy। ठीक है, तो अपर क्लास के जो है कि डिक्लाइन को काफी क्रोनोलॉजिकल वे में और काफी प्रिसीजन के साथ और सिंपैथी भी है, ये फोर्साइट सागा को लेकर बोला जा रहा है। तो उसको उन्होंने दिखाया है, जो अपर क्लास सोसाइटी है उसके डिक्लाइन को दिखाते हैं वो। हाँ, और नॉल बेनेट करके एक नॉवलिस्ट रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि गाल्सवर्दीज फोर्साइट सागा इज अ मास्टरपीस ऑफ सोशल ऑब्जर्वेशन एक्सप्लोरिंग द स्पिरिचुअल एम्पटीनेस बीनीथ मटेरियल वेल्थ। हाँ, ओके। मटेरियल वेल्थ के अंदर जो एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है, उसको काफी अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं गाल्सवर्दी, ऐसा अर्नोल्ड बेनेट का कहना है। नाउ इसलिए सभी जानते हैं इनको। वो क्या लिखते हैं कि गाल्सवर्दी स्टाइल इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नेचुरलिस्टिक, कैप्चरिंग द मोरल डिलेमास ऑफ हिज कैरेक्टर्स विद क्वाइट इंटेंसिटी। तो जो कैरेक्टर के अंदर मोरल डिलेमा कंफ्यूजन चल रहा है, उसको काफी इंटेंस वे में उसको वो ऑब्जर्व करते हैं और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं चीजों को लेकर, ऐसा टी.एस. एलियट का कहना है। ह्यूज वॉलपोल का क्या कहते हैं कि गाल्सवर्दी पेंट्स द इंग्लिश क्लास सिस्टम। इंग्लिश क्लास सिस्टम को काफी अच्छे से इन्होंने डिपिक्ट किया विद सटलिटी एंड डेप्थ, काफी वाइड कॉन्सेप्ट के साथ और काफी डेप्थ लेकर उसमें, रिवीलिंग द फ्रेजाइलिटी बीनीथ द इट्स रिजिड स्ट्रक्चर। कि जो क्लास सिस्टम है इंग्लैंड का, वो काफी रिजिड दिखाता है अपने आप को, लेकिन उसके अंदर उसकी कमजोरी भी है। ओके, तो उस चीज को भी उन्होंने दिखाया है। नाउ डेविड डचेस क्या कहते हैं कि द फोर्साइट सागा इज नॉट जस्ट अ फैमिली क्रॉनिकल, इट इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द ब्रिटिश नेशनल कैरेक्टर एट अ मूवमेंट ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। तो ये केवल एक फैमिली की बात नहीं है फोर्साइट सागा, ये उस वक्त के नेशनल कैरेक्टर कह लो एक तरीके से, पूरे ब्रिटेन की बात है। वो एक फैमिली से हम पूरे ब्रिटेन के कल्चर, उसके ट्रेडिशन और उसके हिस्टोरिकल चेंज की बात कर रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिकल कोट्स अबाउट गाल्सवर्दी एंड हिज वर्क। नाउ डेथ और लेगेसी की बात करें तो इनका डेथ 31 जनवरी 1933 और 1932 में इनको नोबेल मिला हुआ है। लंदन इंग्लैंड में हुआ। लेफ्ट बिहाइंड अ लास्टिंग लेगेसी थ्रू द हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ सोसाइटल इश्यूज एंड ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, यही इनकी लेगेसी है। फोर्साइट सागा के ऊपर एक टीवी सीरीज भी बना हुआ है, एक 1967 में बना है, एक 2002 में बना हुआ है। ओके, सो दीज आर द अबाउट जॉन गाल्सवर्दी। एक तरीके से इंट्रोडक्शन था ये। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग उनके वर्क्स को कवर करेंगे। ओके, और जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है गाल्सवर्दी से ही रिलेटेड, गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला हुआ है? आप ये चारों ऑप्शंस हैं, सही ऑप्शन आप कमेंट में लिखोगे, हम उसको लाइक दे देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।